यह एक काल्पनिक रचना है। इस फिल्म में प्रस्तुत कहानी, पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। मैं मेजर रंजीत, सीक्रेट सर्विस एजेंट, अपनी छुट्टी मनाकर वापस श्रीनगर में ड्यूटी ज्वाइन कर लिया था। एक दिन शाम को अपने ऑफिस के लॉन में बैठकर गर्मा गर्म कॉफी पीते हुए प्रकृति की खूबसूरती को निहार रहा था। तभी वायरलेस कम्युनिकेशन हेड निधि शर्मा भागते हुए आती है। मैंने बोला, क्या बात है निधि? वह बोली, सर कुछ देर पहले मैंने पश्तो भाषा का एक मैसेज डिकोड किया है। उस मैसेज में आने वाले रविवार को वासुदेव हिल्स पर हमला करने का आदेश दिया गया है। इतना बोलकर निधि चुप हो गई। मैंने पूछा, आज कौन सा दिन है? वह बोली, परसों रविवार है सर। वह वापस ऑफिस चली गई। मेरा दिमाग बिजली की गति से काम करने लगा। मैं वहां के बारे में पता लगाना शुरू किया। वासुदेव हिल्स के बारे में पता चला कि यह बेहद ही खूबसूरत जगह है, जहां छुट्टी के दिन बहुत पर्यटक आते हैं। बिल्कुल मेले जैसा नजारा रहता है। यह जगह हमारे ऑफिस से करीब 5 किलोमीटर दूर है। मैंने ऑपरेशन मेला के लिए शार्प शूटर नायक विनोद एवं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सूबेदार बसंत राय को रखा। हम लोगों ने फैसला किया कि तीनों लोग हथियार के साथ सिविल ड्रेस में कुछ न कुछ बेचते रहेंगे। आतंकी की पहचान होते ही उसे साइलेंसर युक्त गन से उड़ा देना था। मैं मूंगफली, विनोद बैलून तथा बसंत खिलौना मेले में घूम घूम कर बेच रहा था। शाम के लगभग 4 बज गए थे। लगभग 200 से 300 लोगों की भीड़ जमा थी। अचानक फिरन पहने एक व्यक्ति पर मेरी नजर गई। वह काफी हड़बड़ाहट में दिख रहा था। वह भीड़ की तरफ तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि वह भीड़ में घुस पाता, मेरा हाथ मूंगफली के नीचे टोकरी में गया। हाथ में पिस्टल आते ही मैंने उसके दोनों पैरों में गोली मार दी। वह जमीन पर गिरते ही अपने आप को उड़ा लिया। वह सुसाइड दस्ता का सदस्य था। चारों तरफ धुआं और चीख की आवाज आने लगती है। लोग इधर-उधर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए भागने लगते हैं। तभी वासुदेव हिल्स के ऊपरी भाग से अचानक गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। बसंत, मैं और विनोद तीनों फायर का जवाब देने में लग जाते हैं। विनोद और बसंत की सटीक फायरिंग से या तो वे लोग मारे गए या भागने में सफल हो गए। फायरिंग बंद होने के बाद की स्थिति को देखकर मैं दंग रह गया। हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। बिल्कुल सुनसान और भयानक मंजर था। बगल में सुसाइडर का शरीर पड़ा था। चारों तरफ जूते, चप्पल तथा सामान बिखरे हुए थे। मैंने उस इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल को फोन करके घटना के बारे में जानकारी दे दी। अचानक उसी समय किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। मैं उस ओर पहुंचा तो एक बहुत प्यारी बच्ची जो लगभग 4 साल की थी, शायद भगदड़ में माँ बाप से बिछड़ गई थी, रोते देखा। मैंने उसे गोद में उठा लिया तथा उसको चुप कराने की कोशिश करने लगा। तब तक इंस्पेक्टर इकबाल पुलिस बल के साथ आ चुके थे। पुलिस को एफआईआर दर्ज करना था, इसलिए हम लोगों को भी थाना जाना पड़ा। आतंकी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बच्ची अभी भी मेरे गोद में ही थी। चाह कर भी बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह काफी डरी एवं सहमी दिख रही थी। थाने की ही एक महिला कांस्टेबल ने, जब तक उसके परिजन मिल नहीं जाते, अपने पास रखने का फैसला किया। एफआईआर लिखवाने के बाद हम तीनों इस हिदायत के साथ चल दिए कि बच्चे के परिजन लेने आए तो हमें खबर देकर बुला लें। करीब 10 बजे रात हम लोग वापस लौटे। अगले दिन सुबह लगभग 8 बजे थाने से फोन आया। बताया गया कि बच्ची को लेने उसके परिजन आए हैं। मैं थाने पहुंचा तो वहां कश्मीरी लिबास पहनी हुई एक सुंदर लड़की को देखा। उम्र करीब 25 साल की होगी। मैंने पूछा, आप ही हैं इस बच्चे की माँ? उसने कहा, नहीं साहब, मैं इसकी मौसी हूँ। मेरा नाम जन्नत परवीन है। इसके माँ बाप पिछले साल आतंकी हमले में मारे गए थे। तभी से मैं ही इसकी देखभाल करती हूँ। आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं? वह बोली, मेरा एक भाई है। आपके पिता?
उनका इंतकाल हुए 5 साल हो गया। घर में कमाने वाला कौन है? तो उसने कहा, मैं 50 से 60 भेड़ रखी हूं। भाई दूसरे राज्यों में जाकर जाड़े का कपड़ा बेचता है। मैंने उससे आधार कार्ड मांगा। उसने दिखा दी। बच्ची ने मौसी को पहचान ली थी। जाते वक्त बोली, साहब कभी मौका मिले तो आगे तारा लेक है, जरूर आइएगा, काफी खूबसूरत जगह है। इस घटना को हुए करीब 1 महीना बीत चुका था। मैं लगभग इस घटना को भूल ही चुका था। इसी बीच इस इलाके में आतंकी घटना काफी बढ़ गई थी। आतंकी के निशाने पर मुख्यतः हम लोग, पुलिस और पर्यटक जैसे लोग होते थे। एक बार हमें तारा लेक के पास एक आतंकी के होने की सूचना मिली। मैं अकेले पता लगाने निकल पड़ा। मैं जब तारा लेक के पास पहुंचा तो लगा जैसे खूबसूरत सपनों की दुनिया में पहुंच गया हूं। खूबसूरत झील, उसमें पर्यटकों के लिए तैरते घर, अटखेलियां करते हंस, चारों तरफ फैली हरियाली, घास चरते भेड़ों का झुंड और भेड़ों के बीच वही लड़की, जन्नत। वह मुझे देखती ही पहचान गई, बोली, साहब कैसे हो? इधर कैसे? मैंने कहा, तुमसे मिलने के बहाने। वह काफी खुश लग रही थी। वह बोली, चलो साहब, बगल की दुकान में कॉफी पीते हैं। मैंने कहा, अभी नहीं, फिर कभी। तभी वह बोली, चलो अपने सहेलियों से मिलवाती हूँ। मैंने कहा, यहाँ तो बस तुम ही हो। वह भेड़ों को दिखाते बोली, यही तो सारी सहेलियां हैं, बोलकर खिलखिलाकर हंसने लगी। जन्नत बहुत ही चुलबुली लड़की लगी। चूंकि मैं ड्यूटी के लिए निकला था, इसलिए फिर मिलने की बात बोलकर चल दिया। धीरे धीरे हम दोनों इस झील के किनारे मिलने लगे। हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। मैं अक्सर उसे काले रंग की घने बालों वाली भेड़ से गले मिलकर बैठे देखता था। पता नहीं उस भेड़ से क्या बात करती थी। मैंने मजाक में पूछा, क्या बात करती रहती हो? वह बोली, यही सब तो मेरी अपनी है, जिससे दुख दर्द तथा अकेलापन की बातें करती हूँ। वह एक दो बार हमें अपने भाई से भी मिलवाई थी। दोनों भाई बहन काफी मेहनती दिखते थे। वह मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताती थी। शायद वह भी मेरे काफी नजदीक आते जा रही थी। अचानक एक दिन वह मुझे मिली तो काफी परेशान दिख रही थी। वह मेरे पास आकर जोर जोर से रोने लगी। मैंने बोला, क्या हुआ? वह बोली, उसके भाई को आतंकी उठा ले गया है, पुलिस को मुखबिरी करने का आरोप लगाकर। अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। उधर से बसंत की आवाज थी, सर, मोहम्मद इकबाल के साथ थाना के 5 सिपाही ग्रेनेड हमले में शहीद हो गए हैं। मैं तुरंत वापस लौटा, उसको सांत्वना देकर। अगले दिन दादी की मौत की खबर मुझे मिलती है। मैं छुट्टी लेकर घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर आया तो अचानक एक जाना पहचाना शख्स दिखा। वह मोबाइल से बातें कर रहा था। मेरी ट्रेन चल दी। मैं 15वें दिन वापस ड्यूटी पर आ गया। मैं समय निकालकर जन्नत से मिलने पहुंच गया। जन्नत तो नहीं मिली, लेकिन उसके भेड़ों का झुंड मिल गया था। मुझे भी उस काले भेड़ से अब प्यार होने लगा था। मैंने सोचा, चलो आज जन्नत नहीं है तो उस काले भेड़ से ही बात कर लेते हैं। तभी वह आ गई। वह बोली, मेरी सहेली से बातें हो गई। मैं मुस्कुरा दिया। फिर हम दोनों ढेर सारी बातें की। उसके भाई का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था, उसने मुझे बताई। मेरा उससे मिलने का क्रम बढ़ता ही जा रहा था। अचानक एक दिन मैंने विनोद तथा बसंत के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। मेरे निर्देशानुसार उन लोगों ने घने जंगल में जाकर 5 इनामी उग्रवादी को मार गिराया। मैं अपने आप को ऑपरेशन से दूर ही रख रहा था। एक दिन आतंकियों द्वारा एक पर्यटक बस को हाईजैक कर जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ाने का प्लान के बारे में मुझे पता चला। जिस दिन यह घटना होने वाली थी, उस बस में पर्यटकों के रूप में हमारी ही टीम मौजूद थी। शार्प शूटर विनोद तथा बसंत ने तीनों आतंकियों को मार गिराया। अब यह इलाका लगभग शांत हो चुका था। पर्यटक बिना डर के एक बार फिर वासुदेव हिल्स पर आने लगे थे। जन्नत से मिले हुए 2-3 दिन बीत गए थे। आज समय निकाल कर पहुंचा तो वह काफी उदास दिखी। वह बोली, आज 1 महीने बीत गया है,
लेकिन मेरे भाई का कोई पता नहीं है। मैंने उसे दिलासा दिया, अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हारे भाई को मैं पाताल से भी वापस ला दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखते बोली, ऐसा मत कहो। पहले ही मैं बहुतों को खो चुकी हूँ, आपको मैं नहीं खोना चाहती हूँ। मैं वापस अपनी ऑफिस आ गया। तभी निधि मुझे आकर बताती है, सर चांदपुरा सेक्टर में आज रात कुछ एजेंट सीमा पार से आने वाले एजेंट को जासूसी दस्तावेज सौंपे गए। मैंने तुरंत टीम का गठन किया। मैंने विनोद तथा बसंत को समझा दिया कि उन लोगों को संभव हो तो जिंदा ही पकड़ने की कोशिश करना। मैं ऑफिस से ही तुमसे जुड़ा रहूंगा। रात के करीब 2 बजे बसंत ने फोन करके मुझे बताया कि इस मुठभेड़ में 3 एजेंट मारे गए हैं तथा एक एजेंट जो कि महिला है, घायल अवस्था में गिरफ्तार कर ली गई है। हमारे एक जवान भी जख्मी हुए हैं। मैंने दोनों घायलों को बगल के हॉस्पिटल में एडमिट कराने का आदेश दिया तथा पूरी टीम को हॉस्पिटल में ही डटे रहने को कहा। मैं बोला, सुबह मिलते हैं। मैं सोने की कोशिश करने लगा पर नींद गायब हो चुकी थी। सुबह होते ही मैं निधि के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया, कमरा नंबर 11, जहां वह महिला एजेंट जख्मी हालत में भर्ती थी। मैं और निधि उसके बेड के सामने पहुंचे तो देखा उस महिला एजेंट का मुंह ढका हुआ था। डॉक्टर ने बता दिया था कि वह मामूली जख्मी है, पैर को छूते हुए गोली निकल गई है। मैंने उसके मुंह पर से कपड़ा हटाते बोला, गुड मॉर्निंग जन्नत, चाय पीनी है। वह मुझे एक टक से देखे जा रही थी। मैंने बोला, जासूसी तो शहद मात का गेम होता है। देखो ना, तुम सीमा परवीन, गली नंबर 5, सेक्टर 32, बीटी, लाहौर, एजेंट कोड नंबर 321, आर्मी से जुड़े दस्तावेज हासिल करने के लिए हिंदुस्तान आई थी। मुझे पहली बार ही तुझ पर शक हो गया था जब तुम्हारा आधार नंबर चेक किया था। मैं आधार नंबर याद कर लिया था। एक दिन मैं उस नंबर को आधार पोर्टल पर वेरीफाई किया तो वह बेगूसराय के किसी शख्स का नाम और पता बता रहा था। मेरी समझ में आ गया था कि बच्चे के बहाने तुम हम लोग तक पहुंचना चाहती थी। मुझे यह भी पता चल गया है कि जिसको तुम भाई बता रही थी वह यहाँ का स्लीपर सेल है। तुम लोगों ने बच्ची के माँ बाप को धोखा देकर अपने पास मंगवा लिया था। तुम्हारा उस स्लीपर सेल से कोई रिश्ता नहीं था। वह तुम्हारे साथ ही रात में था जो रात मुठभेड़ में मारा गया। जिस सहेली से गले मिलकर तुम बातें किया करती थी, उस काली भेड़ के घने बालों के अंदर छिपे ट्रांसमीटर का क्लोन बनाकर मैंने अपने वायरलेस डिपार्टमेंट में सेट कर दिया था, जिसके चलते सीमा पार से आने वाले निर्देशों के बारे में मुझे पहले ही पता चल जाता था। इसी कारण तेरे नेटवर्क को इस इलाके से मैं खत्म करने में सफल रहा। और हाँ, तेरा प्यार झूठा था तो मेरा प्यार भी झूठा ही था। चलते चलते एक बात और बता दूं, तुमने हमसे जितनी भी आर्मी से संबंधित दस्तावेज हासिल की है सभी फर्जी है। इतना कहकर मेरा हाथ पॉकेट में चला गया। मैं और निधि दोनों बाहर निकले। वहां पर डॉक्टर के साथ बसंत एवं विनोद खड़ा था। मैंने कहा, डॉक्टर आपने तो कहा था गोली पांव को छूकर निकल गई है, लेकिन गोली तो उसके सर में लगी है। थाने को सूचना भेज दो, बॉडी ले जाएगा। डॉक्टर टेंशन में आ गया था। हम चारों वहां से निकल पड़े।